Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य के लिए मित्रों। हिंदी गद्य पढ़ने वाले, हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होगा। इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ हिंदी गद्य के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, जिसमें कि आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें मित्रों, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो पहुंच पावे, आने वाले एग्जाम में वो अच्छे अंक को प्राप्त कर पावे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे जो आपका प्रश्न पत्र होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, खंड आ, बा और सा। जो खंड आ होता है इसमें आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में, तो जिसमें मैं आपको प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको दे पाऊं। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, कहानी का उद्भव एवं विकास, यानी कहानी जो होती है इसका उद्भव और विकास आपको बताना है मित्रों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे। आदिकाल से ही मानव में कहानी कहने एवं सुनने की प्रबल लालसा रही है, यानी बहुत पहले से ही कहानी को कहना, उसको सुनने की जो लालसा रही है वो बहुत पहले से रही है। भारतीय साहित्य में वेदों, उपनिषदों, बौद्ध जातकों एवं संस्कृत के साहित्य में अनेक कहानियाँ देखने को मिलती हैं। यदि हम वेद की बात करें तो वेदों में, उपनिषदों में तथा बौद्ध जातक कहानियों में एवं संस्कृत साहित्य में हमें अनेक प्रकार की कहानियों को देखने को मिलता है मित्रों। जैसे ऋग्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों में अनेक सांकेतिक कहानियाँ मिलती हैं। लौकिक संस्कृत, जो लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, तो लौकिक संस्कृत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी साहित्य में भी कथा साहित्य की प्रधानता है, उसमें भी हम तमाम सारी कथाएं हमको प्राप्त होती हैं। हिंदी की आधुनिक कहानी का जन्म वर्तमान युग की आवश्यकताओं के कारण हुआ। जो वर्तमान युग था उसकी आवश्यकता ने हिंदी को आधुनिक कहानी का जन्म देने का एक स्रोत बना, वो तभी से हिंदी की आधुनिक कहानियाँ लिखी जाने लगीं। अपने वर्तमान रूप में यह विधा अंग्रेजी साहित्य से होकर हिंदी में आई, यानी कि अंग्रेजी साहित्य से होकर के ये हिंदी में आ गई मित्रों। कहानी को पाश्चात्य देशों में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। कहानी को हम शॉर्ट स्टोरी के रूप में कहते हैं इंग्लिश में। एडगर एलन पो को आधुनिक कहानी के जन्मदाताओं में प्रमुख माना जाता है, जिनका नाम है मित्रों, इनका नाम है एडगर एलन पो। यानी एडगर एलन पो को कहानी को पाश्चात्य देशों में शॉर्ट स्टोरी के रूप में कहा जाता था। एडगर एलन पो को आधुनिक कहानी के जन्मदाताओं में प्रमुख माना जाता है, यानी कि एडगर एलन पो को आधुनिक कहानी के जन्मदाताओं में एक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम उसकी समीक्षा इस प्रकार कर सकते हैं। तो प्रत्येक को आप देखेंगे, जैसे विकास का युग जो बताया गया 1900 से लेकर के 1911 ईस्वी तक। उसके पश्चात प्रेमचंद युग 1911 से लेकर के 1936 तक ये माना गया मित्रों। इसके पश्चात प्राक स्वातंत्र युग, ये 1936 से लेकर के 1947 तक। इसी प्रकार स्वातंत्र युग, ये 1947 से अद्यतन। तो इस तरह से हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। विकास युग को प्रेमचंद युग, प्राक स्वातंत्र युग और स्वातंत्र युग। तो इस तरह से जो है ये 4 भागों में डिवाइड होता है, जो कि हिंदी कहानी के विकास की बात की जाती है मित्रों। तो 1900 से लेकर के 1911 ईस्वी तक, और 1911 से 1936 ईस्वी तक, 1936 से लेकर के 1947 तक, और 1947 से अद्यतन चलता रहा है। तो ये हम हिंदी साहित्य के कहानी के विकास के रूप में इसको जान सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है मित्रों, कहानी क्या है, यानी कहानी के विषय में क्वेश्चन किया जा रहा है कि कहानी किसे कहते हैं। तो आपको इसको लिखना होगा। तो इसमें देखेंगे कहानी जो होती है, कहानी जीवन का एक खंड चित्र मात्र है। जो कहानी होती है वो जीवन का एक खंड चित्र होता है, जिसकी घटना
घटनाएं पाठकों को आप्लावित तथा गदगद करती हैं। तो आप ये समझ लें मित्रों कि जो कहानी होती है वो एक खंड चित्र होता है, जीवन से संबंधित एक खंड चित्र होता है। किसी के जीवन में जो भी चीज़ें घटित हुई उसी को हम जब लेखबद्ध कर देते हैं कहानी के रूप में, तो एक खंड चित्र के रूप में वो सामने आता है, जिसकी घटनाएं पाठकों को आप्लावित तथा गदगद कर देती हैं। जो घटनाएं घटित होती हैं जिसको लिखा जाता है कहानी में, तो उससे जो पाठक होता है वो बहुत ही प्रभावित और गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ये इसका मतलब है कहानी क्या है, तो इसको इसमें आपको इतना ही लिखना है। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, नई कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी नई कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। तो इसमें हम बहुत ही संक्षिप्त में समझेंगे कि आधुनिक कहानी का मूल उद्देश्य जीवन की विसंगतियों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर गहन विवेचन, कुंठा, निराशाहीनता तथा उद्देश्यहीनता को नया प्रकाश देता है। ये हमें जानना है। जो नई कहानियाँ लिखी गई, जो नई कहानी के उद्देश्य पाए गए, उसमें यही मिलता है कि जिसमें कि जीवन की विसंगतियाँ जो होती हैं, जो विसंगतियाँ जीवन में गुजर रही हैं उससे संबंधित चीज़ें होती हैं। मनोवैज्ञानिकता मिली होती है। धरातल पर गहन विवेचन करते हैं, पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से इस धरातल पर हम गहन विचार करते हैं। कुंठा उसमें पाई जाती है, निराशा पाई जाती है, हीनता पाई जाती है, हीनता, उद्देश्यहीनता भी मिलता है। तो जो नई कहानियाँ लिखी गई उनमें ये सारी चीज़ें हमको प्राप्त हो रही हैं, जो सब मूल्य उद्देश्य हम देखते हैं। तो जीवन से संबंधित ये चीज़ें हमको मिलती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कहानी कला के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। जो कहानी कला है उसकी प्रमुख तत्व जो हैं वो आप समझेंगे बिंदुवार। तो देखेंगे पहला पॉइंट, कथा वस्तु। इसमें कथा वस्तु की बात की जाती है। जब कोई भी कहानी हम लिखते हैं तो कथा वस्तु को सबसे पहले लिखा जाता है, उससे संबंधित चीज़ें। दूसरा है चरित्र चित्रण। चरित्र की प्रधानता होती है कहानियों में मित्रों। उसके पश्चात कथोपकथन, जो वार्ताएं होती हैं, जिन जिन पात्रों के बीच में जो वार्ताएं चलती हैं वो कथोपकथन के रूप में। फिर देश काल वातावरण, कहाँ पर कैसे किस वातावरण में कहानी लिखी गई है, सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। भाषा शैली का विशेष ध्यान होता है इसमें, कि भाषा शैली का प्रयोग कहानी में जो किया जाता है। उसके पश्चात उद्देश्य, इसके उद्देश्य के बारे में। तो ये आपके को 6 पॉइंट में लिखना होगा कि कहानी कला के जो प्रमुख तत्व यदि आपसे पूछे गए तो इनको आपको 6 बिंदुओं में एक्सप्लेन करना होगा। अगला क्वेश्चन आपका है मित्रों, उपन्यास। उपन्यास क्या होता है, इसके विषय में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो उपन्यास से संबंधित आप प्रश्न का उत्तर देंगे। उपन्यास को हिंदी में नॉवेल कहते हैं। और उपन्यास को आप समझते चलें कि उपन्यास वो चीज़ होता है जिसमें कि जो उपन्यासकार होता है, जो लेखक होता है, वो अपनी बात को एक तरह से उपस्थित करता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसा लगता है कि हम उसको देख ही रहे हैं, हमारे समक्ष वो चीज़ें होती हैं, घटित होती जाती हैं। तो अब देखेंगे इसका उत्तर कि उपन्यास शब्द उप और समीप, यानी उप और समीप और न्यास अर्थात ठाती के रूप से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु। अर्थात उपन्यास का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो ये निकलता है कि मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु। साहित्य के संदर्भ में वह कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि यह हमारी ही कहानी है, उपन्यास कहलाने योग्य है। ये हमको पूरी तरह से समझना है कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में वो कृति, वो रचना जिसको पढ़ करके ऐसा लगे कि हमको हमारी ही कहानी उसमें है, तो उपन्यास कहलाने की योग्य होती है। अंग्रेजी में नॉवेल शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है। गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी और बंगला में हिंदी में उपन्यास इसी नॉवेल के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। तो इसको हमको पूरी तरह से समझ लेना है कि किन किन देशों में किस किस तरह से इसको नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। उपन्यास सम्राट की बात की जाए मित्रों तो आपको भूलना नहीं है, आपको तुरंत याद आना चाहिए मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है उपन्यास सम्राट। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है,
उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम उल्लेख कीजिए, नाम बताना है कि उपन्यास के कितने तत्व होते हैं। तो आप देखेंगे विद्वानों तथा साहित्यकारों ने उपन्यास के 6 तत्व स्वीकार किए हैं। 6 तत्वों की बात कही गई है। तो इसमें पहला है कथा वस्तु, जैसा कि आपने कहानी के संदर्भ में देखा था विषय तत्व को। तो इस तरह से इसमें कथा वस्तु, पात्र योजना, संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये 6 तत्व इसमें विद्यमान होते हैं, जिनको हमको नहीं भूलना है। अब इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन, नाटक, जिसको कि ड्रामा कहते हैं मित्रों। तो ये ड्रामा जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके विषय में आपको पढ़ना है। तो नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है अभिनय। उस नट धातु का जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा वो क्या होगा मित्रों? अभिनय। भरत मुनि के एक सूत्र के अनुसार नाटक में लोक जीवन की वृत्तियों का अनुकरण किया जाता है। भरत मुनि ने नाटक में ऋग्वेद से पाठ, सामवेद गान, यजुर्वेद अभिनय एवं अथर्ववेद से रस को लिया गया माना है। भारतीय नाट्यशास्त्र में नाटकों को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। किस वेद की संज्ञा दी गई है? तो पंचम वेद। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया जाए कि भारतीय नाट्यशास्त्र में नाटक को क्या संज्ञा दी गई है, तो आपको पंचम वेद नहीं भूलना है मित्रों। नाटक को परिभाषित करते हुए बाबू गुलाब राय ने लिखा है कि नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। जो नाटक होता है, उस नाटक में जो परिभाषित किया गया, इसको गुलाब राय जी ने जो परिभाषा दी है इसकी मित्रों, ये समझना है कि नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में, जो भी जीवन के क्रियाकलाप होते हैं उनको शब्दगत संकेतों में संकुचित करके, उसको जोड़ करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्राण रूप में अंकित किया जाता है। नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं है, वरन सजीव प्रतिलिपि है। ये हमको समझना है कि जो नाटक होता है वो जीवन की सांकेतिक अनुकृति तो नहीं है, वरन एक सजीव प्रतिलिपि के रूप में वो हमारे समक्ष होता है। जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी वार्ताएं होती हैं, वो एक सजीवता को लिए हुए होती है मित्रों। नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सकें। ऐसी व्यवस्था रहती है नाटक में मंचन करते समय कि अधिक से अधिक उसमें प्रभाव उत्पन्न किया जा सके। वस्तुतः नाटक अत्यंत ही प्राचीन विधा है। जो नाटक है ये बहुत ही प्राचीन विधा के अंतर्गत जाना जाता है मित्रों। इसमें कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में आचार्य भरत मुनि ने इस विधा को आधार बनाकर नाट्य शास्त्र लिखा था। तो सबसे पहले भरत मुनि ने इसकी रचना की थी नाट्यशास्त्र की, और ईसा पूर्व की ये बात है। तो इसको हमें नहीं भूलना है, पूरी तरह से इसको समझ करके आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे मित्रों, हिंदी आलोचना का उद्भव, यानी हिंदी आलोचना का उद्भव से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे जो हिंदी आलोचना का उद्भव कब हुआ, तो आलोचना का व्युत्पत्ति लभ्य, यानी व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है सम्यक निरीक्षण। यानी आलोचना को हम क्या कह सकते हैं? सम्यक निरीक्षण के रूप में जान सकते हैं। मानव की अनेक अन्य वृत्तियों तथा संवेदनाओं की भांति आलोचना की प्रवृत्ति भी चिरकाल से सिद्ध है, किंतु जीवन के व्यवहार क्षेत्र की तुलना में साहित्य क्षेत्र में इसका प्रवेश पर्याप्त विलंब से हुआ। यानी साहित्य के क्षेत्र में ये बहुत देर से आया, ये हमको समझना है। इसका कारण स्पष्ट है। पहले सृजनात्मक साहित्य अस्तित्व में आता है, इसके बाद आलोचना की प्रेरणा अथवा आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। हिंदी में आलोचना शब्द अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म के पर्याय रूप में प्रयुक्त है, जिसका तात्पर्य है निर्णय करना या मूल्यांकन करना। क्रिटिसिज्म को हम शाब्दिक अर्थों में ले सकते हैं, निर्णय करना भी होता है और मूल्यांकन करने के अर्थ में, जो कि आलोचना का हिंदी रूप शब्द है, इंग्लिश शब्द के रूप में क्रिटिसिज्म। जब हम किसी व्यक्ति
वस्तु या कृति को सम्यक व्याख्या कर रहे होते हैं तो यह उसकी आलोचना ही है। जब हम किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की या कृति की जो है सम्यक तरह से हम उसकी जब व्याख्या करते हैं अपने ढंग से मित्रों, जो भी उसमें लिखा हुआ होता है, तो समझ लीजिए वो एक आलोचना के ही रूप में होता है। अगला क्वेश्चन आपका है निबंध। निबंध क्या होता है? तो निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है, निबंध को निह धन बंध के रूप में जानते हैं, जिसको कि इंग्लिश में ऐसे के रूप में समझा जा सकता है मित्रों। तो यहाँ पर इसको हम पूरी तरह से समझ करके इस तरह से लिखेंगे, जिसका अर्थ है बांधना। तो निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है जिसको बांधा जाए, यानी बांधना, या अच्छी तरह से बंधा हुआ भी कहते हैं। अर्थात यह गद्य रचना जिसमें साफ सुथरी सरल विषयानुकूल भाषा में भावों विचारों को क्रमबद्ध रूप से सुगुम्फित किया गया हो, यह गद्य की एक प्रमुख विधा है। यह निबंध शब्द के निकटतम पर्यायवाची शब्द लेख के रूप में भी जानते हैं इसको। संदर्भ, रचना, प्रस्ताव, आर्टिकल, कंपोजिशन, एस्से और आलेख आदि के रूप में हम इसको जानते हैं। प्राचीन संस्कृत परंपरा में तार्किक व्याख्या, टीका, भाष्य समीक्षा, सूत्र आदि से उपज कर निबंध साहित्य का विकसित होना स्वीकार किया गया है। यानी कि हमारी संस्कृत साहित्य में भी निबंध को टीका, भाष्य, समीक्षा, सूत्र आदि से संबंधित माना जाता था। इससे निकल करके जो है ये विकसित होना निबंध को स्वीकार किया गया। लेकिन हिंदी में निबंध संस्कृत की प्राचीन परंपरा से नहीं बल्कि पाश्चात्य साहित्य की प्रेरणा से आया है। जो हिंदी में निबंध लेखन का कार्य शुरू हुआ, ये संस्कृत की जो है प्राचीन परंपरा से नहीं लिया गया बल्कि पाश्चात्य साहित्य की प्रेरणा से ये हिंदी साहित्य में आया मित्रों, हिंदी साहित्य में निबंध लेखन का कार्य। अब आप देखेंगे जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निबंध के अंग, यानी निबंध के अंग कितने होते हैं इसको आपको बताना है। तो निबंध के 4 अंग बताए गए हैं। ये 4 अंग कौन कौन से हैं? पहला है शीर्षक। निबंध का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। सबसे पहले निबंध को लिखने के समय हमको 4 बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए कि 4 अंग को हम पूरी तरह से लिख पावें। तो पहला जो बिंदु होगा उसमें शीर्षक लिखा जाएगा, यानी शीर्षक के रूप में निबंध का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, जिससे पाठकों में उसे पढ़ने के प्रति उत्सुकता उत्पन्न हो सके। तो ये हमें जानना है। शीर्षक का मतलब टाइटल होता है, उसका नाम। दूसरा जो है प्रस्तावना, इसे भूमिका भी कहा जाता है प्रस्तावना को, जिसको इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कहते हैं। यह रोचक, समित और विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है विस्तार। यही विचारों का विकास दिखता है और निबंधकार का दृष्टिगत प्रकट होता है, यानी कि जो निबंधकार होता है उसका जो है दृष्टिकोण भी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। चौथे पॉइंट में उपसंहार, इसमें लेखक निबंध का निष्कर्ष बताता है। जो निष्कर्ष होता है उसको हम उपसंहार के रूप में लिखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखेंगे निबंध का जन्मदाता किसे कहा माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निबंध का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो उत्तर में आपको लिखना है कि रोम के प्रसिद्ध लेखक सिसेरो, यानी रोम के प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम क्या था? सिसेरो और सेनेका, यानी सिसेरो और सेनेका को जो है निबंध रोम के प्रसिद्ध लेखक के रूप में जाना जाता है, जो कि निबंध के जन्मदाता के रूप में ये कहे जाते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है निबंध और लेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि निबंध शब्द शुद्ध भारतीय है। निबंध नातीत निबंधः के आधार पर इस शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है। आज यह अंग्रेजी के ऐसे का पर्याय हो गया है। लेख को अंग्रेजी में आर्टिकल्स कहते हैं। लेख में विषय प्रधान होता है, जबकि निबंध में साहित्यकार का व्यक्तित्व। लेख में रचनाकार अध्ययन के आधार पर अपने विषय संबंधी
मत को स्थापित करता है। निबंध में मत प्रतिपादन जैसी स्थिति नहीं आती है। तो यदि अंतर पूछा जाए निबंध और लेख में अंतर, तो आपको इसी तरह से लिख देना होगा। अगला क्वेश्चन है एकांकी का उद्भव। एकांकी के उद्भव के विषय में प्रश्न है, तो ये आपको बताना है। इसमें एकांकी का अर्थ एक अंक वाला। हिंदी एकांकी के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। एक वर्ग उन विद्वानों का है जो एकांकी का उद्गम संस्कृत नाट्य साहित्य से मानते हैं। इसमें डॉक्टर सरनाम सिंह आधुनिक एकांकी को प्राचीन नाट्य परंपरा से, जो प्राचीन नाट्य परंपरा है उनसे जोड़ते हुए कहते हैं एकांकी के विषय में कि यह मानना जितना भ्रामक होगा कि हिंदी एकांकी के सामने कोई भारतीय आदर्श ही नहीं था न था। प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी का कथन है कि यह न समझना चाहिए कि भारतवर्ष में एकांकी थे ही नहीं। तो ये इनके विचार थे प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी जी के। और इसके पूर्व में आपने जिन विद्वान के विचार सुने उनका कहना है कि ये मानना कितना भ्रामक होगा कि हिंदी एकांकी के सामने कोई भारतीय आदर्श ही न था। अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे एकांकी से ही संबंधित, एकांकी को परिभाषित कीजिए, यानी एकांकी की परिभाषा आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे एकांकी को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने लिखा है कि किसी तथ्य, अनुभूति या विचार के किसी महत्वपूर्ण अंश का एक अंक तथा एक अथवा अनेक दृश्यों में प्रभावपूर्ण तरीके से नाट्य अभिव्यंजन ही एकांकी है। ये बताया है प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी ने मित्रों, जो कि उनकी परिभाषा है, उनका एक कथन है। अगला क्वेश्चन है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज के संदर्भ में क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो इसमें हमको जो लिखना है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखेंगे इस यहाँ पर रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। जो रिपोर्टाज होता है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन किया जा सकता है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है कि फ्रांसीसी भाषा का ये शब्द है। यह गद्य की नवीनतम विधाओं में से एक है, जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृततंत्री के तार झंकृत हो उठें और वह उन्हें भूल ना सके। यानी कि हृदयतंत्र के तार जो है झंकृत हो जाए, पाठक जो है पूरी तरह से मोहित हो जाए और वो उसको भूल ना पावे, तो उसी बात को यहाँ पर रिपोर्टाज के रूप में रखा जाता है। उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट में केवल यथा तथ्य वर्णन होता है। रिपोर्टाज में कथ्यों को कलात्मक एवं भावपूर्ण ढंग से लिखा जाता है। इस रचना विधा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ और हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान, जो शिवदान सिंह चौहान थे, चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से मानी जाती है। यानी शिवदान सिंह चौहान की जो रचना है तो उसका लक्ष्मीपुरा से जानी जाती है। इसको हम लिखेंगे पूरी तरह से। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या है, तो इसको देखेंगे मित्रों, जिसको कि इंटरव्यू भी कहते हैं। इंग्लिश में इंटरव्यू कहा जाता है साक्षात्कार को। साक्षात्कार भी प्रतिष्ठित विधा है। इसके लिए इंटरव्यू, भेंट वार्ता, अंतरंग वार्ता, परिचर्चा आदि शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। इंटरव्यू में लेखन किसी व्यक्ति से साक्षात्कार करने के बाद किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उसके बारे में पाठकों तक जानकारी पहुंचाता है, वो होता है साक्षात्कार। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन देखेंगे डायरी। डायरी शब्द जो होता है ये भी इंग्लिश शब्द है। साहित्य में अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों एवं विचारों को लेखनीबद्ध करने के लिए प्रायः डायरी लिखते हैं। डायरी में प्रतिदिन के निरीक्षण,
अनुभवों एवं कार्यों का ब्यौरा लिखा जाता है। इसमें निजी विचारों, भावों और प्रतिक्रियाओं की प्रधानता होती है। डायरी में अपनापन होता है। डायरी जो होती है वो एक अपनापन दिखाती है, इसलिए इससे इसके लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। यानी कि लेखक के जो भी डायरी लिखता है उसके व्यक्तित्व की भी झलक उसकी डायरी से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक ब्यौरा, प्रत्येक बिंदु वो अपनी डायरी में लिखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या होते हैं? तो यात्रा वृत्तांत का एक छोर निबंध को तो दूसरा छोर संस्मरण को स्पर्श करता है। मित्रों, यात्रा वृत्तांत बहुत समय से लिखे जाते रहे हैं। फाह्यान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, इब्न बतूता, अलबरूनी, मार्को पोलो आदि ने अपनी अपनी मात्राओं या अपनी अपनी यात्राओं के बारे में लिखा है। उसी को हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्री को मायावर, यानी यात्री को यायावर, घुमक्कड़ यात्री के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, जिसमें कि यायावर शब्द का प्रयोग करते हैं यात्री के लिए मित्रों, घुमक्कड़ शब्द का प्रयोग करते हैं और बंजारा शब्द का भी प्रयोग करते हैं, भी कहते हैं। आधुनिक युग में यात्रा वृत्तांत को भी साहित्य में स्थान मिला है। यहाँ यात्री अपने यात्रा विवरण में यात्रा के प्रभावों, प्रतिक्रियाओं और संवेदनाओं को भी अभिव्यक्त करता चलता है। तो ये हमें नहीं बोलना है कि जो यात्रा वृत्तांत होते हैं उसमें इन सारी बिंदुओं को हमको लिखना है। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, आत्मकथा। आत्मकथा क्या होती है? तो स्वयं लिखी अपनी जीवनी को आत्मकथा कहते हैं। जो अपनी स्वयं बायोग्राफी जीवनी लिखते हैं मित्रों, जीवन कथा, तो उसी को आत्मकथा कहते हैं। अर्थात जब कोई लेखक, साहित्यकार या अन्य कोई व्यक्ति कलात्मक एवं साहित्यिक तरीके से स्वयं अपनी जीवनी, यानी वो स्वयं अपनी जीवन कथा को लिखता है, तो उसी को हम जीवनी के रूप में जानते हैं। तो उसे आत्मकथा कहते हैं या जीवनी कहते हैं। आत्मकथा से ये अपेक्षा की जाती है कि उसमें सत्य का अंश अधिक हो और लेखक ईमानदारी से अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करे, यानी इसमें सत्य होना चाहिए। आत्मकथा जो हम लिखते हैं तो उस आत्मकथा में पूरी तरह से सत्यता मिलती हुई होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है जीवनी। तो जीवनी का है जिसको कि जीवनी के लिए यहाँ पर देखेंगे, जीवनी आत्मकथा से थोड़ी भिन्न होती है। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी कहते हैं। जीवनी को हम बायोग्राफी के रूप में कह सकते हैं। बायोग्राफी शब्द के रूप में आत्मकथा लेखक की अपनी कथा होती है, जबकि जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा होती है। यानी जीवनी हम दूसरे व्यक्ति की जीवनी भी, जीवन के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन आत्मकथा जो होती है वो आत्मकथा केवल आप अपने ही बारे में लिख सकते हैं। ये अंतर होते हैं। अर्थात व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का लिखा गया वर्णन जीवनी है। जीवनी लेखक को आत्मकथा लेखक से अधिक सावधानी बरतनी होती है। जब हम जीवनी लिखते हैं तो आत्मकथा लेखक से ज़्यादा सावधानी इसमें रखनी होती है, क्योंकि आत्मकथा की चूक को केवल लेखक ही पकड़ पाता है। जो आत्मकथा होती है उसमें जो भूल चूक हम करते हैं, तो जो लेखक होता है आत्मकथा, क्योंकि वो स्वयं के बारे में ही लिख रहा होता है, तो वो उस कमी को स्वयं पकड़ सकता है। परंतु जीवनी की चूक को बहुत से लोग जान जाते हैं। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन कथा या जीवनी लिखते हैं मित्रों, तो उसको हमें बहुत ही सावधानी रखनी होती है, क्योंकि इससे दूसरे भी उसको जान जाते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, संस्मरण किसे कहते हैं? तो संस्मरण के विषय में देखेंगे। संस्मरण जो शब्द है मित्रों, स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को संस्मरण कहते हैं। नहीं भूलना है, पूरी तरह से इसको जानेंगे कि स्मृति के आधार पर अर्थात याददाश्त के आधार पर किसी विषय या बस व्यक्ति पर लिखे गए लेख को संस्मरण कहते हैं। यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आता है। संस्मरण को साहित्यिक निबंध की प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसे कार्यों को स्मारक निबंध कहा जा सकता है। मोटे तौर पर संस्मरण को स्व विशेषता, यानी इसको स्व विशेषता के तहत
लिया जा सकता है, लेकिन संस्मरण और आत्मचरित्र के दृष्टिकोण के बीच एक बुनियादी अंतर मिलता है मित्रों। आत्मकथा के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवनी का वर्णन करना है। इसमें कहानी का मुख्य पात्र लेखक स्वयं है। लेखक का दृष्टिकोण भिन्न होता है। तो ये पूरी चीज़ें जो संस्मरण के रूप में होती हैं उसको हम जीवनी से अलग और एक अलग बुनियादी तौर पर समझ सकते हैं मित्रों कि कहानी का जो मुख्य पात्र होता है उसमें लेखक स्वयं होता है। जो मुख्य पात्र होगा कहानी का उसमें लेखक स्वयं होगा, जो संस्मरण की बात होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संस्मरण एवं रेखा चित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों के विषय में इसमें किया जा रहा है क्वेश्चन, संस्मरण एवं रेखा चित्र। तो देखेंगे संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक सीमा दूसरी से कहाँ जा मिलती है। एक सीमा जो होती है वो दूसरे से कहाँ पर जाकर मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, कहाँ नहीं जा सकता, इसको बताया नहीं जा सकता है कि जो संस्मरण है, रेखाचित्र है और आत्मचरित्र होता है, इन तीनों को जो है हम अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक दूसरे से इतना ये घनिष्ठ होते हैं मित्रों कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ जा मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसको कहा नहीं जा सकता है। संस्मरणात्मक रेखाचित्र भी मिलते हैं और रेखाचित्रात्मक संस्मरण भी। उदाहरण के लिए महादेवी के गद्य लेखन में कभी कभी यह नियत करना कठिन होता है कि उनकी अमुक रचना रेखाचित्र है या संस्मरण है। महादेवी वर्मा जी के रचना में हम इसको जो लिखा है उन्होंने, ये अंतर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये रेखा चित्र है या ये संस्मरण है। फिर भी दोनों में अंतर है। रेखा चित्र में जहाँ चित्र का महत्व अधिक होता है, संस्मरण में स्मृति का महत्व ज़्यादा होता है मित्रों। संस्मरण में अतीत की घटनाओं को देखा जाता है, रेखा चित्र में अतीत की अनिवार्यता को देखी जाती है। अनिवार्यता के बारे में ज्ञान रखना आवश्यक होता है। संस्मरण लेखक निजी संबंधों एवं अनुभवों को आधार बनाता है। संस्मरण लेखक जो होते हैं निजी संबंधों एवं अनुभवों को आधार बनाता है। रेखाचित्र में ऐसे आधार की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये मुख्य बिंदु हैं जिसके विषय में हमको पूरी तरह से समझ लेना है। अगला क्वेश्चन जो आपका है मित्रों, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रेखाचित्र शब्द की व्युत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए। यानी रेखाचित्र शब्द की व्युत्पत्ति हुई, इसके विषय में क्वेश्चन किया जा रहा है। तो रेखाचित्र शब्द की व्युत्पत्ति अंग्रेजी के स्केच शब्द से हुई है, जो अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसे शब्द चित्र, व्यक्ति चित्र, तुलिका चित्र, चरित्र लेख, वृत्त चित्र भी कहते हैं। तो इन नामों से हम रेखा चित्र को कह सकते हैं, समझ सकते हैं मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी साहित्य का प्रथम रेखाचित्र किसे माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम रेखाचित्र क्वेश्चन यदि आपसे किया जाता है तो आप यही बताएंगे कि हिंदी साहित्य का प्रथम रेखाचित्र श्री राम शर्मा कृत बोलती प्रतिमा, यानी श्री राम शर्मा ने जो लिखा हुआ है मित्रों बोलती प्रतिमा को माना जाता है, जिसका प्रकाशन सन 1937 में हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम रेखाचित्र किसे माना जाता है। तो आपको यही बताना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम रेखाचित्र श्री राम शर्मा द्वारा लिखित बोलती प्रतिमा को माना जाता है, और इसका प्रकाशन पूछा जाए तो आपको बताना है सन 1937 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, रेखाचित्र का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो रेखाचित्र के प्रवर्तक के विषय में क्वेश्चन किया गया। तो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कहानीकार पदम सिंह शर्मा, यानी पदम सिंह शर्मा को रेखाचित्र का प्रवर्तक माना जाता है। उनके द्वारा रचित पदम पराग से हिंदी रेखाचित्र का जन्म माना जाता है। यानी पदम पराग की जो रचना किया उन्होंने, जो लिखा, उसी से जो है हिंदी रेखाचित्र का जन्म माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 था मित्रों। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 27, व्यंग को परिभाषित करते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। यानी व्यंग को परिभाषित करना है और उसके भेद को आपको बताना है। तो डॉक्टर शेर जंग गर्ग ने बताया है कि व्यंग एक ऐसी साहित्य
साहित्यिक अभिव्यक्ति या रचना है जिसमें व्यक्ति अथवा समाज की कमजोरियों, दुर्बलताओं, कथनी और करनी के अंतरों की समीक्षा अथवा निंदा, भाषा की टेढ़ी भंगिमा देखकर अथवा कभी कभी पूर्णतः सपाट शब्दों में प्रहार करते हुए की जाती है। जब हम निंदा की बात करते हैं वो पूर्णतः अगंभीर होते हुए गंभीर हो सकती है, निर्दय लगते हुए दयालु हो सकती है, प्रहारात्मक होते हुए तटस्थ लग सकती है, मखौल लगते हुए बौद्धिक हो सकती है। मित्रों, जब हम निंदा की बात करते हैं अतिशयोक्ति एवं अतिरंजना का आभास देने के बावजूद पूर्णतः सत्य हो सकती है। इसके निम्नलिखित भेद कहे गए हैं, तो भेद को भी समझ लेंगे। देखिए, निंदा जो है, जो निंदा शब्द होता है वो इन शब्दों से युक्त होता है, इन तथ्यों से युक्त होता है कि अतिशयोक्त भी होती है निंदा में, अतिरंजना भी होती है, कोई चीज़ हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी कहते हैं। इसमें जो है बौद्धिकता भी दिखाई पड़ती है। जब हम किसी निंदा करते हैं तो बौद्धिकता के तौर पर भी करते हैं, बौद्धिकता की भी झलक मिलती है। मित्रों, तो प्रहारात्मक होती है, चोट पहुंचाने वाली भी निंदा होती है। तो तमाम सारे जो बिंदु होते हैं वो निंदा से ही संदर्भित इसमें बताए गए हैं। अब आप देखेंगे इसके भेद कितने होते हैं, तो भेद देखेंगे। इसमें पहला भेद है चमत्कारिक विनोद वचन, यानी चमत्कारिक विनोद वचन इसमें होते हैं। मित्रों, जो चमत्कारिक विनोद वचन के रूप में, हास्यास्पद रूप में, और ब्याजोक्ति प्राप्त होती है। इसमें ब्याजोक्ति, उपहास मिलता है, और व्याकृति तथा आक्षेप, ये जो है हमें भेद दिखाई पड़ते हैं जब हम निंदा के बारे में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, व्यंग्य के प्रमुख तत्व क्या हैं? व्यंग्य के प्रमुख तत्व आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 28। तो व्यंग्य के प्रमुख तत्व के विषय में जानेंगे। पहला इसमें है विसंगति। जो व्यंग्य होता है उसमें विसंगतियां पाई जाती हैं। आलोचना और बौद्धिकता, यानी विसंगति, आलोचना और बौद्धिकता, ये तत्व यानी पाए जाते हैं किसमें? व्यंग्य में। अगला क्वेश्चन है 29 में, जीवनी व आत्मकथा में अंतर बताइए। यानी जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर बताना है। तो जीवनी और आत्मकथा में निम्नलिखित अंतर है। पहला देखेंगे, जीवनी में रचनाकार और नायक अलग अलग व्यक्ति होते हैं। आत्मकथा में रचनाकार और नायक की भूमिका एक ही व्यक्ति की होती है। ये हमें पूरी तरह से समझना मित्रों, कि जो जीवनी होती है उसमें रचनाकार और नायक अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन जब आत्मकथा की बात होती है तो उसमें रचनाकार और नायक की भूमिका एक ही व्यक्ति के द्वारा निभाई जाती है। दूसरा बिंदु देखेंगे, जीवनी की रचना के लिए निष्पक्षता की जरूरत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम जीवनी की रचना करते हैं तो उसमें निष्पक्षता देखी जाती है। आत्मकथा लेखक के लिए स्वयं मूल्यांकन करना आवश्यक होता है, लेकिन जब आत्मकथा का लेखक जो होता है उसका स्वयं का मूल्यांकन करना उसके लिए आवश्यक होता है, लेकिन जीवनी की रचना के लिए निष्पक्षता की जरूरत इसमें होती है। पक्ष लेकर के हम कोई जीवनी नहीं लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे मित्रों, जीवनी दूसरे व्यक्ति की जीवन कथा होती है, जबकि आत्मकथा अपने ही जीवन की कहानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी तरह से हमको जानना है, जो जीवनी होगी वो दूसरे व्यक्ति की जीवन कथा होती है, जबकि जो आत्मकथा है अपने ही जीवन की कथा कहानी होती है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर ये हुआ। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी साहित्य के प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए। हिंदी साहित्य की जो प्रथम आत्मकथा थी उसके नाम को बताना है। तो इसमें देखेंगे, हिंदी साहित्य में 1941 ईस्वी में लिखी गई बनारसी दास चतुर्वेदी की आत्मकथा अर्धकथानक, जिसका नाम क्या है? अर्धकथानक ही प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। मित्रों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, झांसी की रानी किस विधा की रचना है? तो इसको हम समझेंगे कि उपन्यास विधा की ये रचना है मित्रों, झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। तो झांसी की रानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है, हमको नहीं भूलना है, पूरी ही तरह से आपको इसको। अगला क्वेश्चन 33 देखेंगे मित्रों, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो झांसी की रानी ऐतिहासिक उपन्यास है। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप बताएंगे कि ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में इसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन 34 देखेंगे, झांसी की रानी उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन है? तो रानी लक्ष्मीबाई
मनु, जिनको कहते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई मनु जो है इसके प्रमुख पात्र के रूप में जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको बताना है मित्रों, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, यानी झांसी की रानी उपन्यास के जो लेखक हैं वो डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, ये नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि मैं आपको लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में बता रहा हूँ। तो इसमें आपको बताना है मणिकर्णिका, यानी मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या है? मणिकर्णिका, ये हमको पूरी तरह से जानना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा जा रहा है रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम पूछा जा रहा है, तो राजा गंगाधर राव नेवलकर, यानी राजा गंगाधर राव नेवलकर था रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों 38 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विषय वस्तु क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम पूरी तरह से समझेंगे। विषय की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियाँ तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन से संबद्ध हैं। अधिकतर कहानियों में ग्राम जीवन के सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं। एक स्थान पर उन्होंने स्वयं लिखा है, जिस देश के 80% मनुष्य गाँव में बसते हों, उनके साहित्य में ग्राम्य जीवन ही प्रधान रूप से चित्रित होना स्वाभाविक है। ये किसने कहा? मुंशी प्रेमचंद जी ने मित्रों कहा है। उन्हीं का सुख राष्ट्र का सुख, उनका दुख राष्ट्र का दुख और समस्याएं राष्ट्र की समस्याएं हैं। अधिकतर कहानियों में ग्राम जीवन यानी कि जिक्र करते हुए तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन से संबंध है। विषय की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों में तत्कालीन, ये प्रेमचंद की कहानियों के विषय में मित्रों कहा गया, ये जो बात कही गई है नीचे। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि विषय की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियाँ तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन से संबंध रही हैं। अधिकतर कहानियों में ग्राम जीवन के सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद जी की कहानी में एक स्थान पर उन्होंने स्वयं लिखा भी है प्रेमचंद जी ने कि जिस देश के 80% मनुष्य गाँव में बसते हों, उनके साहित्य में ग्राम जीवन ही प्रधान रूप से चित्रित होना स्वाभाविक है। उन्हीं का सुख राष्ट्र का सुख, उनका दुख राष्ट्र का दुख और समस्याएं राष्ट्र की समस्याएं हैं। ये प्रेमचंद जी ने स्वयं ही लिखा है मित्रों। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, अज्ञेय की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? तो अज्ञेय की प्रमुख कहानी रोज, क्या नाम है उस कहानी का? रोज, हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, अज्ञेय ने किन समाचार पत्रों पत्रिकाओं का संपादन किया? तो जिन पत्रिका का संपादन उन्होंने किया है, इसके नाम को आपको बताना है। तो अज्ञेय ने सैनिक, विशाल भारत, बिजली, प्रतीक, दिनकर तथा नया प्रतीत जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। तो ये अज्ञेय जी के संपादन थे समाचार पत्रों के मित्रों, पत्र पत्रिकाएं उन्होंने लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अज्ञेय के यात्रा संस्मरणों का नामोल्लेख कीजिए। तो अज्ञेय के यात्रा संस्मरण के विषय में आपको बताना है मित्रों, जिसमें कि अज्ञेय के यात्रा संस्मरणों के नाम निम्नलिखित हैं। अरे यायावर रहेगा, और इसके पश्चात याद, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली आदि जो है संस्मरण इन्होंने लिखे थे अज्ञेय जी ने। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे 42, रोज कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो रोज कहानी का प्रमुख उद्देश्य मध्यवर्गीय परिवार की घर गृहस्थी में तल्लीन नारी की एक रस्ता, उदासीनता, घुटन टूटन से एक यथार्थ एहसास को पकड़ना है और उसी के उपयुक्त वातावरण की सृष्टि पाठकों को उसमें डुबा देती है। ये हमें जानना है मित्रों, जो रोज कहानी है उसके उद्देश्य के विषय में यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, रोज कहानी प्रथमतः किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो इसमें आपको लिखना है गैंग्रीन, यानी गैंग्रीन के नाम से ये कहानी प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, रोज कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम बताइए। तो रोज कहानी के प्रमुख पात्र के विषय में क्वेश्चन किया जा रहा है। तो कथावक्ता, मालती, माहेश्वर और टिट्टी, ये कहानी के जो प्रमुख पात्र है, पात्रों के नाम है मित्रों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, फणीश्वर
नाथ रेणु किस प्रकार के कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक कहानीकार के रूप में असीम प्रसिद्धि मिली है। वह एक सजग कलाकार एवं कथाकार हैं। ये हमको जानना है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका है, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानियों का नामोल्लेख कीजिए। यानी फणीश्वर नाथ रेणु की जो प्रमुख प्रसिद्ध कहानियां हैं उनके आपको नाम बता देने हैं। तो इसमें पहला इनका है ठुमरी और आदिम, रात की महक रेणु की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। यानी ठुमरी और आदिम, रात की महक, ये दो कहानियां रेणु की प्रसिद्ध कहानियों के संग्रह के रूप में हैं। इसके अतिरिक्त तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, ये जो है कहानी इनकी, तीर्थोदक, रसप्रिया, ठेस, तीन, बिंदियाँ आदि कहानियाँ उनकी लोकप्रिय एवं ध्यातव्य कहानियाँ हैं मित्रों, किनकी? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। अगला क्वेश्चन है, रेणु की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको समझना है रेणु की प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम। तीसरी कसम जो कहानी है मित्रों हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, यानी कि BA थर्ड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में, मतलब BA सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे मित्रों, रेणु की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो कहानी संग्रह ठुमरी, आदिम रात्र की महक, अगिनखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, मेरी प्रिय कहानियाँ, भित्ति चित्र की मयूरी। तो ये हमें पूरी तरह से समझना है। इसके पश्चात जो अगला इसमें बताया जा रहा है उपन्यास के विषय में मित्रों, तो उपन्यास के विषय में हम जानेंगे रेणु जी के लिखे हुए उपन्यास। तो इसमें मैला आंचल, परती, परिकथा, जुलूस, दीर्घतमा, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे, और रिपोर्टाज के विषय में हम देखेंगे। तो रिपोर्टाज के विषय में ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध। तो ये रिपोर्टाज से संबंधित रचनाएं थी मित्रों। तो ये फर्स्ट पार्ट के रूप में अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैं एक्सप्लेन किया हूँ मित्रों। अगले पार्ट में, पार्ट सेकंड में, आपको दूसरे पार्ट का अति लघुत्तरीय प्रश्न प्राप्त होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे, जिससे कि मैं आपको आपसे संबंधित वीडियो को उपलब्ध करा पाऊँ। ऑनलाइन BA क्लासेस में आपका बार बार स्वागत है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।